नमस्कार। 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। इन चुनावों की घोषणा के बाद से ही सभी पार्टियों में असंतोष की भावना खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा जाएंगी। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी इस बार कि वो रायबरेली से अपना लोकसभा का चुनाव जीत पाएंगी। बहरहाल सोनिया गांधी के नाम पर तो कोई असंतोष नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी में दूसरे सदस्य नाराज़ हैं। महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण पार्टी छोड़ गए। अब वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राज्यसभा जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने अभी बगावत का झंडा बुलंद कर रखा है। उसका क्या नतीजा होगा ये नहीं कहा जा सकता। वो ग्वालियर से कई मरतबा हारने वाले अशोक सिंह को तरजीह दिए जाने पर नाराज़ हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी में तो एक खुली बगावत सी हो गई है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा। उसके बाद सलीम शेरवानी ने। पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल भी नाराज़ हैं। और भी दूसरे जो नेता हैं वो अखिलेश यादव पर इस बात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो जो उन्होंने शिगुफा छोड़ा था पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसमें ना कहीं पिछड़ा है ना कहीं अल्पसंख्यक है। एक ज़रूर उन्होंने रामजी लाल सुमन को टिकट दिया है। इसके अलावा जिन दो लोगों को उन्होंने राज्यसभा का टिकट दिया है उनमें जया बच्चन और फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन, दोनों एक ही बिरादरी से आते हैं। और जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो ज़मीन पर काम करते हैं, उन्हें इस बात से बड़ी नाराज़गी है कि ऐसे लोग जिनका कोई ख़ास सहयोग नहीं है, कोई ख़ास उनकी भूमिका नहीं है पार्टी में, उन्हें ही तरजीह दी जा रही है। इसके अलावा सलीम शेरवानी का ये कहना कि मुसलमानों की अनदेखी की जा रही है, और ये बात गलत भी नहीं है। सिर्फ समाजवादी पार्टी में नहीं, दूसरे दलों में भी ये नाराज़गी निकल कर सामने आ रही है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने संजय यादव को, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं और वो तेजस्वी यादव के पर्सनल प्रशांत किशोर हैं, उन्हें राज्यसभा भेज रही है पार्टी। इसके अलावा मनोज झा, खैर मनोज झा तो बौद्धिक किस्म के व्यक्ति हैं और वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। वैसे तो राष्ट्रीय जनता दल में शिवानंद तिवारी वगैरह और दूसरे ब्राह्मण नेता हैं, लेकिन मनोज झा क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पार्टी का एक विनम्र चेहरा है, इसलिए उनके नाम पर लोगों को इतना एतराज़ नहीं है। लेकिन संजय यादव क्योंकि वो बिहार के हैं भी नहीं, वो हरियाणा के रहने वाले हैं, इसलिए लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। वैसे राज्यसभा में टिकट दिए जाने का क्या क्राइटेरिया है वो अब समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो ये उम्मीद की जाती थी कि जिस व्यक्ति को राज्यसभा में भेजा जाएगा वो बौद्धिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर या दूसरी बातों में कुछ ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये देखने में आ रहा है कि जो धन बल में शक्तिशाली है उसी को राज्यसभा में भेजे जाने में तमाम पार्टियां तरजीह देती हैं। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने अपने खाते से कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा था। अब सिब्बल साहब की समाजवादी पार्टी के लिए उनकी क्या योग्यता है या उनका क्या योगदान है समाजवादी पार्टी के लिए, ये तो खैर अखिलेश यादव ही बेहतर बता सकते हैं। वैसे राष्ट्रीय पार्टियां अक्सर ऐसा करती रही हैं कि वो एक राज्य के व्यक्ति को जो किसी वजह से वहाँ से जीतने की हैसियत नहीं रखता है या पार्टी या परिवार का वफादार होता है, उसे किसी दूसरे राज्य से राज्यसभा भेज देती है। हिंदुस्तान में 4 प्रधानमंत्री ऐसे रहे जो लोकसभा की बजाय राज्यसभा के सदस्य थे जिस वक्त वो प्रधानमंत्री बने। श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके अलावा HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये चारों ही राज्यसभा के सदस्य थे जब प्रधानमंत्री बने। इनमें से गुजराल साहब की और डॉक्टर मनमोहन सिंह की तो ये कोई हैसियत नहीं थी कि वो कहीं से अपने दम पर लोकसभा जा सकते, और इंदिरा गांधी का वो शुरुआती दौर था। देवेगौड़ा का ज़रूर थोड़ा बहुत जनाधार है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी राज्यसभा का रास्ता लिया। वैसे बुनियादी तौर पर ये लोकतंत्र के खिलाफ है
कि आप किसी हारे हुए प्रत्याशी को राज्यसभा या विधान परिषद के ज़रिए सत्ता की मलाई दें। वैसे तो होना ये चाहिए कि राज्यसभा या विधान परिषद होनी ही नहीं चाहिए। ये चोर रास्ता है, ये जुगाड़ का रास्ता है। और अगर किसी वजह से राज्यसभा और विधान परिषद भेजा भी जाए तो कम से कम उन्हें वो वेतन भत्ते या वो विकास निधि नहीं देनी चाहिए जो विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों को दी जाती है। हिंदुस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी राज्यसभा जैसे उच्च सदन हैं, लेकिन उनमें लोगों को भेजे जाने का क्राइटेरिया वो नहीं है जो हिंदुस्तान में है, जहाँ पर धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर या आर्थिक आधार पर लोगों को राज्यसभा भेजा जाता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की हम कितनी आलोचना करें, लेकिन वो थोड़ा सामंजस्य बनाती है। उसने अगर धनी व्यक्तियों को राज्यसभा भेजा है तो उसने कई ऐसे कार्यकर्ताओं को जो या तो चुनाव हार चुके थे, कई ऐसे पूर्व विधायक या सांसद या लैंगिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर और जातीय आधार पर राज्यसभा भेजा है। इसके अलावा कई बार बहुत मामूली कार्यकर्ता भी राज्यसभा भेजे गए हैं, जैसे कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार में राजनीति प्रसाद नाम के एक व्यक्ति को राज्यसभा भेजा था। राज्यसभा में कैसे व्यक्ति को भेजा जाना चाहिए, अब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेज रही है जिसने राम मंदिर के लिए 11 करोड़ का चंदा दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी नाम के एक बहुत छोटे स्तर के तुकबंदी करने वाले को राज्यसभा भेजा, और भी कई दूसरे मुस्लिम नेता थे, उनको पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। केवल जो लोग परिवार के वफादार हैं या उन्हें लगता है कि इसकी वजह से कुछ वोट मिल सकते हैं, उन्हें राज्यसभा भेजने में आला कमान थोड़ी सहूलियत महसूस करता है। लेकिन सही बात तो यह है कि ये लोकतंत्र का एक चोर रास्ता है। अगर किसी काबिल आदमी को जगह देनी है तो उसे सचिव बनाया जा सकता है, उसे किसी निगम का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उसे राज्यपाल बनाया जा सकता है, उसे किसी देश में हिंदुस्तान का राजदूत बनाया जा सकता है। वैसे जो सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं समाज के विभिन्न क्षेत्रों से, कला, खेल, विज्ञान, ये चलन पहले से ही रहा है, लेकिन वहाँ भी ये देखा जाता है कि कौन उस विचारधारा के करीब है या चुनाव में उस पार्टी के लिए काम कर सकता है जो सत्ता में है। केजरीवाल ने पंजाब से ऐसे तमाम लोगों को राज्यसभा भेजा जो डिज़र्व नहीं करते थे। कुछ ऐसे खिलाड़ियों को, कुछ ऐसे फिल्म स्टार्स को राज्यसभा भेज दिया जाता है जो वहाँ की कार्रवाई में या वहाँ के तौर तरीक़ों में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते हैं। लेकिन क्योंकि हर पार्टी ये चाहती है कि वो अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़े जिनकी वजह से उसे चुनाव में अच्छा खासा फ़ायदा हो, और इसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है जो धनपति होता है। और जो धनवान हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके दिल में भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश होती है कि वो इस उच्च सदन के सदस्य बने, जिसके पास खुद अरबों की संपत्ति है, तमाम सुख सुविधाएं हैं, तमाम दौलत, इज़्ज़त, शोहरत है, लेकिन वो भी राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। और इसी बात का फ़ायदा तमाम राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं। लेकिन अगर कोई आम कार्यकर्ता ये सोचता है कि उसे इस तरह के सदनों में भेजा जाएगा, विधान परिषद में ज़रूर पार्टी के कुछ कर्मठ कार्यकर्ताओं को भेज दिया जाता है, लेकिन वहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनका पार्टी के रोज़मर्रा के कामों में कोई योगदान नहीं होता है। सही बात तो यह है कि एक लोकतांत्रिक देश में राज्यसभा और विधान परिषद जनता के ऊपर बोझ के सिवाय कुछ नहीं है। अगर आप सही मायनों में लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उनकी खिदमत करना चाहते हैं, तो आप प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुनकर आइए। ये जो चोर रास्ता है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ जोड़ तोड़ होती है, और जिसे टिकट मिल जाता है वो खुश रहता है, जिसे टिकट नहीं मिलता वो या तो मायूस रहता है, अगर उसका थोड़ा बहुत जनाधार है तो वो बगावत करने की कोशिश करता है। लेकिन पार्टी आलाकमान आज से नहीं, हमेशा से हर पार्टी का अपनी सुविधा के अनुसार से, अपने निजी फ़ायदे के हिसाब से लोगों को राज्यसभा और विधान परिषद भेजता रहा है और आइंदा भी भेजता रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।